हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की आज हमारी 7वीं क्लास है। और ये सीडीपी का कोर्स आपके लिए जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है यूपी में, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले 6 लेक्चर हमने किए हैं, सीडीपी के प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट को हमने शेयर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सीडीपी के कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके साथ जैसे ही हमारे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, वो भी आपके चलते रहेंगे। अब तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल शैशवावस्था, इन्फेंसी को। मनोवैज्ञानिक जॉन्स के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। ये शिशु के जन्म से 6 वर्ष तक का समय होता है। इसके बाद आती है बाल्य अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। उसके बाद आती है किशोरावस्था, 13 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद शुरू होती है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे शैशवावस्था को, इन्फेंसी को, यानी बच्चे का जैसे ही जन्म होगा, बच्चे के जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक उस बच्चे में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कितना वो सीखता है, कितना वो डेवलपमेंट या कितना उसका विकास होता है। ये विकास की अवस्थाएं किसकी हैं भाई? एक बालक, एक शिशु, एक बच्चे के विकास की स्टेजेस हैं ये, कि किन किन स्टेज, कैसे कैसे स्टेप्स में उसके बॉडी में, उसके मेंटल स्टेटस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी का क्रमबद्ध अध्ययन है ये विकास की स्टेजेस। वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए पढ़ते हैं पहली स्टेज को। तो जॉन्स के अनुसार एक शिशु के जन्म से 6 वर्ष तक का समय उसकी शैशवावस्था कहलाता है। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए कि एक पॉइंट क्लियर होता चले जाएगा आपका। एक बच्चा, एक शिशु जब जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी डेथ होती है, इसमें जो ये टाइम पीरियड, इसने अपना लाइफ स्पैन जो बिताया है इस बच्चे ने, तो इसके जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय है, ये इसके जीवन का, इस संपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है शैशवावस्था को। फिर से सुनिए, हमारा जन्म हुआ, अपने आप को रख करके देखिए। एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो बड़ा हुआ, 5 वर्ष का हुआ, 6 का हुआ, 10 का हुआ, 15, 20, 30 और अनिश्चित काल जिसको हम नहीं जानते हैं, उसकी डेथ हुई। तो इस पूरे जीवन काल में उस बच्चे के, इस पूरे जीवन काल में, इस पूरे लाइफ स्पैन में जो उसका सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है उसकी आयु का, यानी शैशवावस्था जो होती है, उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल मानी जाती है। पहला ही प्रश्न, ऐसा क्यों कहा गया या इस अवस्था को ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे कोई आपको एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग आप जानते हैं, उस इमारत में कई सारे फ्लोर होंगे, काफ़ी ऊंची होगी वो। और जब आपको एक अच्छी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? सबसे पहले क्या बनाते हैं उस बिल्डिंग में हम? भाई ज़मीन से शुरुआत होगी, सरफेस है, ज़मीन का सरफेस लिया, सरफेस के अंदर आपने खुदाई की, सरफेस के अंदर जब आपने खुदाई की तो उसकी सबसे पहले जो पहली लेयर लगाई जाती है ईंटों की, उसको हम बोलते हैं नींव। और वो बहुत मजबूत रखी जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, ताकि पूरी बिल्डिंग उससे, उसकी मजबूती जो है उस नींव के द्वारा संभाली जा सके। उस बिल्डिंग के द्वारा, उस बिल्डिंग की मजबूती उस नींव में होती है। यानी जब एक बिल्डिंग बनती है तो उससे पहले उसकी नींव बनाई जाती है और नींव को बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। नींव मजबूत होती है तो पूरी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत रहती है। और अगर नींव ही कमज़ोर हो गई, उसमें ही बनाने में घपला कर दिया गया, तो बिल्डिंग भी कमज़ोर ही बनेगी और कभी भी गिर सकती है। यानी एक बिल्डिंग की सबसे पहली लेयर जो नींव में लगी है ईंट की, उससे लेकर बिल्डिंग के अंतिम छोर तक, यानी उसके बनने तक, शुरुआत से लेकर उसके बनने तक का अंत समय जो होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है उसकी नींव डालने का। ठीक है, नींव मजबूत हो जाती है तो आगे बहुत ही आसान होता है बिल्डिंग को सही ढंग से बनाना। अगर नींव ही खराब होगी, नींव ही कमज़ोर होगी, तो वो बिल्डिंग बनते बनते भी गिर सकती है, बनने के दौरान भी। ऐसे ही हमारे जीवन का कॉन्सेप्ट होता है। हम सभी का जन्म हुआ है और हम सभी इस एज से गुजरे हैं। तो भविष्य में आप जो कुछ भी बनेंगे
भविष्य में आप जो कुछ भी बनेंगे वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके शुरुआत के जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के समय में आपको किस तरह से ट्रेन किया गया है, किस तरह से सिखाया गया है आपको, किस तरह से आपको आपके जीवन के लिए आपको तैयार किया गया है। यानी बेसिक शिक्षा आपको कैसे दी गई। बेसिक शिक्षा का मतलब आपके परिवार ने आपको फाउंडेशन कैसे दी है इन शुरुआती 6 वर्षों में, क्योंकि यही 6 वर्ष जो शैशवावस्था है, यही आने वाला जो हमारा जीवन है, भविष्य होता है, उसकी आधारशिला होती है, यानी नींव होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या निकला? पहला पॉइंट क्या निकल करके आया? भावी जीवन की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। किसको बोलते हैं हम? शैशवावस्था को बोलते हैं। यानी अपने फ्यूचर को अगर मजबूत बनाना है तो बच्चे को शुरुआती 6 वर्ष, जन्म से उसके 6 वर्षों तक उसको अच्छे मूल्य, अच्छे आदर्श उसको सिखाने होते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे ये शुरुआत होती है परिवार के द्वारा, परिवार के अंतर्गत। परिवार में भी सबसे पहले किसके द्वारा? माँ के द्वारा। तो एक बालक की जो पहली पाठशाला कही जाती है वो परिवार होती है। और परिवार में भी पहली पाठशाला में कौन मेन होता है? मुख्य भूमिका किसकी होती है? माँ की, माता की, मदर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बालक में संस्कारों का डेवलपमेंट करती है। ठीक है। जैसे जैसे माँ उसको सिखाती है, चाहे उसको बोलना सिखाए, वो सब उसके फ्यूचर का फाउंडेशन शुरू हो जाता है यहाँ से। अगर उस वक्त में ही 6 वर्ष तक बच्चे में अगर अच्छे संस्कारों का विकास कर दिया जाता है तो पेरेंट्स को फिर जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर बचपन से ही अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें उसको नहीं सिखाई गई तो आज का समय आप देख रहे हैं, इस समय गलत रास्ते पर जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। केवल और केवल जो अच्छी बातें, अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार ही एक बच्चे को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं और गलत रास्तों पर जाने से रोक सकते हैं। तो ये होता है शैशवावस्था का एक बेसिक पॉइंट जो सभी को पता होना चाहिए। अब इस अवस्था को कहा जाता है, देखो जो शैशवावस्था होती है, भाई मैं बार बार शैशवावस्था बोल रहा हूँ तो समझ जाइएगा कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। बार बार अब इसको नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ शैशवावस्था बोलेंगे। तो शैशवावस्था वो समय है जीवन का, इसमें जो है, जो एक शिशु होता है उसमें सीखने की बहुत ज़्यादा ललक होती है। उसकी सीखने की क्षमता जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, ज़बरदस्त होती है एक तरीके से। इस अवस्था में जो है बच्चा तुरंत सीखता है। जैसे इसमें हम बात करें, शैशवावस्था में बच्चे को जब आप कोई भाषा सिखाते हैं तो उसको सुनता है, सुन करके सीखता है। जो भी भाषा में आप उससे बात करेंगे, क्योंकि अभी देखिए बच्चे का जन्म ही हुआ है तो उसके लिए कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, है ना, और इसके अलावा राजस्थानी, गुजराती, कोई भी भाषा में आप बोलिए, जैसे ही आप बोलेंगे वो उसको सुनेगा और वैसे ही वो बोलता है। और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा जो भाषा आप बोल रहे हैं सेम वैसी ही भाषा बोलने लगता है। यानी एक तरीके से क्या करता है, वो आपको फॉलो करता है, आपका अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब कॉपी, यानी नकल करना। इसलिए इस टाइम को जो है क्या कहा जाता है? इस टाइम को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? आइडियल टाइम टू लर्न। लर्निंग का सबसे बेहतरीन समय होता है ये। कुछ भी सिखा दीजिए एक बच्चे को शैशवावस्था में, वो तुरंत सीख जाएगा, तुरंत कैच करेगा और फिर वैसा रिपीट भी करेगा। तो ये क्या होती है? सीखने का आदर्श काल होता है, यानी सीखने की आयु होती है ये। और शैशवावस्था को ही कहा जाता है खिलौने की आयु, यानी टॉय एज। खिलौनों का बच्चों से क्या संबंध है? आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे को आप अगर खिलौना देते हो तो उसे खिलौने से खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है। टॉय एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है? खिलौनों से खेलना शुरू करता है या खेलता है, लुफ्त उठाता है उन चीज़ों का, उन खिलौनों का। ये शैशवावस्था में होता है। तो शैशवावस्था में अगर आप बात करें, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु जो होती है, इसमें बच्चा जो है खिलौने को ज़्यादा नहीं समझता है। ठीक है। लेकिन आजकल इसका एक्सेप्शन देखने को भी मिलता है। ठीक है। बच्चे इस एज में भी खिलौनों को अब समझने लगते हैं। तो खिलौनों की जो आयु मानी गई है वो 3 से 6 वर्ष आएगी, ये शैशवावस्था में ही। तो खिलौनों की जो आयु मानी गई है वो 3 से 6 वर्ष, यानी शैशवावस्था का ये बाकी आधा हिस्सा है। 3 से 6 वर्ष का मतलब है बच्चे की उम्र जब 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में होती है, तब इस एज में वो क्या है? खिलौने से खेलता है और एंजॉय करता है उसको। ये अवस्था जो होती है इसको खतरनाक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खतरनाक अवस्था किस
उसमें मानी जाती है। भाई एक बच्चा जब पैदा हुआ वो मासूम है, उसको तो कुछ नहीं पता है, ठीक है, ना उसको बोलना आता है, ना उसको समझना आता है, ना वो मूवमेंट कर सकता है कोई। तो जब वो शैशवावस्था में 6 वर्ष तक में क्या होता है, बच्चे को कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो बच्चा कुछ भी अगर हाथ में उठा लेता है, मान लीजिए वो 2 साल का हो गया है या 1 साल का हो गया है, और इस एज में उसे इतनी जानकारी नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो मान लीजिए कैंची जैसे उठा ली उसने हाथ में, चाकू उठा लिया, ब्लेड ले लिया, कुछ भी ऐसा सामान जिससे उसको हानि पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, खतरनाक अवस्था इसलिए कही जाती है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है कि उसके हाथ में सही चीज़ है या गलत चीज़ है, उससे उसको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे घर में माएँ जो माता होती हैं वो कार्य करती हैं कैंची से, सुई से या चाकू से, कोई और भी काम, तो बच्चा वैसे ही करने की कोशिश करता है उन्हीं इक्विपमेंट्स के थ्रू, ठीक है, वही डिवाइसेस का यूज़ करने का या उन्हीं उपकरणों का जो है एक तरीके से वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यानी वो माँ का जो है दूसरों का या अपनी माता का अनुकरण करता है, उसको कॉपी करता है। तो इस अवस्था में बच्चों में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, नेचुरल होता है। तो इसी अवस्था में जो है टीकाकरण भी किया जाता है बच्चों को इन बीमारी से बचाने के लिए, वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये समय क्या है, वैक्सीनेशन एज या एज ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण की अवस्था भी यही होती है। साथ ही इसको लिख सकते हैं ये खतरनाक अवस्था है, डेंजरस स्टेज है ये बच्चे की जीवन में ये डेंजरस स्टेज है। मतलब डेंजरस क्यों, क्योंकि बच्चे को इसमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियां उसको हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको टीकाकरण भी होता है, इसी एज में होता है। बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कॉपी करता है जैसे दूसरे लोग कर रहे होते हैं उसके घर में। इसी एज को जो है संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चों में सीखने की जो तीव्रता है बहुत पाई जाती है। तो इसमें हम बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं, अच्छे संस्कार देंगे तो इस अवस्था में संस्कारों का निर्माण अगर आसानी से कर दिया बच्चे में तो आगे उसका भावी जीवन बहुत बेहतरीन होने वाला होता है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये अपने आप में क्वेश्चन हैं। इन सब क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सब शैशवावस्था कहलाती हैं। ये सब कार्य शैशवावस्था में होते हैं। इस अवस्था का एक नाम और मिलता है नर्सरी स्कूल आयु। ये 0 से 3 यानी जन्म से लेकर के, 0 का मतलब होता है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक जो है बच्चा वो परिवार में ही शिक्षा हासिल करता है। यानी जो भी उसको अपने पेरेंट्स जो हैं या पेरेंट्स या फैमिली के लोग जितने भी जो भी उसको सिखा पाते हैं वो, उसके बाद 3 से लेकर 6 वर्ष तक में बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है। एक तरीके से क्या है वो बेसिक फाउंडेशन उसकी, जैसे नर्सरी, LKG और HKG वो 3 से 6 साल की उम्र में करवाई जाती है। उसके बाद में विद्यालय, जब विद्यालय ये क्या है, इसको हम इसी को क्या बोलते हैं, पूर्व विद्यालयी आयु, यानी अभी विद्यालय में गया नहीं है। विद्यालय से पहले की आयु होती है क्या, नर्सरी स्कूल एज, या फिर इसी शैशवावस्था को हम क्या बोलते हैं, पूर्व विद्यालयी आयु, ठीक है। क्योंकि विद्यालय में जाएगा वो 6 वर्ष के बाद, पहली क्लास में जब एडमिशन लेगा फर्स्ट क्लास में तो वो 6 वर्ष के बाद में एडमिशन लेगा, ठीक। तो इस एज को शैशवावस्था को क्या बोलेंगे हम, ये पूर्व विद्यालयी आयु है, नर्सरी स्कूल आयु है। विद्यालयी आयु कहाँ शुरू होगी, बाल्यावस्था में, डिस्कस कर रहे होंगे आगे। और इसी को बोलेंगे प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, जो कि 3 से 6 साल तक होती है, ठीक है, जो कि 3 वर्ष की उम्र से 6 वर्ष तक। तो प्राथमिक शिक्षा जो पहली क्लास जो शुरू होती है, पहली क्लास में एडमिशन के लिए हम बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में भेजने के लिए तैयार करते हैं। तो जितने अच्छे से नर्सरी, LKG, HKG ये जो होंगी इनमें उसको अच्छे से सिखाएंगे, अच्छे से कवर कराएंगे, तो उतने ही अच्छे स्कूल में उसको भेज सकते हैं हम। तो इसको टोली पूर्व आयु भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शैशवावस्था होती है 6 वर्ष तक का जो समय होता है, इसको टोली पूर्व आयु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा गैंग का मतलब यहाँ होता है ग्रुप से, ठीक है, ज़्यादा दोस्ती नहीं करता है, वो दोस्त नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो गैंग नहीं बनाता, ग्रुप नहीं बनाता है। तो ये ग्रुप बनाने से पहले की अवस्था है टोली पूर्व आयु। तो शैशवावस्था के विकासात्मक कार्यों की हम बात करेंगे अब, यानी ये डेवलपमेंटल स्टेज है। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो परीक्षा में पूछेंगे। ये जितने पॉइंट्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं ये एक एक प्रश्न पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में, जब क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो इन्हीं की आपको हेल्प से आंसर करना है। तो ये जितनी भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स किसकी विशेषता हैं, शैशवावस्था के फीचर फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे हैं। अब हम बात करेंगे इसके और विशेषताओं की, या इसके विकासात्मक कार्य क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
तो एक तो इस एज को डिफाइन किया है, ऐसे ऐसे डिफाइन कर दिया है कि इस स्टेज को इन इन आधारों पर ऐसा ऐसा कहा गया। ठीक है, अब बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, शिशु के ऊपर। शिशु के शरीर में और उसके जो मस्तिष्क है या उसका जो ब्रेन है उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या क्या डेवलपमेंट होगा इस 6 वर्ष तक की आयु के दौरान। तो जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है इस एज में बहुत तेज़ी से होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव होते हैं, यानी डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन फिजिकल एंड मेंटल स्टेट, एक शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है शैशवावस्था में। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, किस तरह के चेंजेस मिलते हैं, इसमें बहुत तीव्र क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद जो एज आती है 6 से 13 वर्ष की, जो बाल्यावस्था आएगी, ठीक है, 12 वर्ष तक की, उसमें क्या होगा, बाल्यावस्था में ये मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो धीमा हो जाता है, उसमें धीमापन आ जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाता है। तो जैसे अब हम शैशवावस्था की बात कर लेते हैं। जो शैशवावस्था है इसमें जो शारीरिक विकास होता है, जो बच्चे का शरीर होता है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। बच्चा जब जन्म होता है, उसके जन्म के बाद में उसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक, जन्म के बाद अगर उसको आपने लेटा दिया तो वैसे ही वो लेटा रहेगा, उसको ना तो करवट लेने का पता है, ठीक है, दोनों साइड में करवट वो नहीं ले सकता है खुद से। यहाँ पर एक शब्द ठीक रहेगा, अर्ली गैंग एज। अब देखो, एक बच्चा है, जो बच्चे ने जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद कुछ दिन बाद, 2 4 5 दिन बाद आप देखते हैं बच्चा जो है काफ़ी दिन आते हैं, अगर उसको ऐसे ही सीधा लिटाए रखते हैं तो बच्चे को जो है करवट भी नहीं ली जाती। करवट कौन दिलाता है, माँ उसको करवट दिलाती है। कुछ टाइम के बाद में, कुछ समय के बाद में आप देखते हैं बच्चा क्या होता है, खुद से करवट लेना, इधर उधर मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है। और सबसे पहले बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है, घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है तो फिर वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, कदम बढ़ाना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, और एक टाइम ऐसा आता है वो दौड़ने लगता है। ठीक है, ये होते हैं उसके शरीर में, ऐसे विकास होते हैं इस शैशवावस्था में। ठीक, मानसिक रूप से वो यहाँ पर भी उसकी शुरुआत हो जाती है, जैसे कोई भी आप उसको खिलौना ला करके दीजिए, वो समझने लगेगा कि ये खिलौना है, और फिर बार बार उससे खेलने की भी जिद करता है। और आप देखते हैं अगर वो रो रहा होगा और खिलौना आप उसको दे दोगे तो वो चुप भी हो जाता है। और आजकल तो ऐसे गेम्स वगैरह भी आ रहे हैं जिससे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल एबिलिटी है उसको अच्छे से विकास किया जा सकता है। जन्म के समय की जो कुछ शारीरिक विशेषताएं शैशवावस्था की, ये फीचर्स, ये आपको, ये फैक्ट हैं, ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जन्म के समय का उसका वज़न बच्चे का, जन्म के समय जो लंबाई होती है, जन्म के समय उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, हृदय की धड़कन कितनी होती है। ठीक है, 5 से 6 महीने के बाद उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, और कौन से दांत पहले कहाँ के आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। ठीक है, और आप जानते हैं जो बच्चे में दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं, तो ये दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ इनको बोलते हैं। 4 से 5 वर्ष की आयु में ये दांत आते हैं। आपको लग रहा होगा ये सब हम क्या बता रहे हैं आपको, ये नेचर है विषय का, जैसा होता है, जैसा एक्सपीरियंस किया जाता है, जैसा रिसर्च की जाती है, वैसा ही यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में सवाल किए जाते हैं। ठीक है, जब मैं सवाल कराऊंगा तब आपको यही प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में यही थ्योरी आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो तब आप समझ पाएंगे कि किस स्तर के प्रश्न सी टैट में पूछे गए हैं, यूपी टैट में पूछे गए हैं, सुपर टैट में। ठीक है, इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस पर जिसकी पकड़ होती है बाकी विषय बहुत आसानी से वो कर लेता है। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक पहले कहा था कि इस कोर्स को हम चलाएंगे तो बेसिक फंडामेंटल्स में क्लियर करके चलूँगा आपको, और इस कोर्स को मैं कंप्लीट भी कराऊंगा। देखो, रिस्पॉन्स आपका अच्छा रखना, लाइक एंड शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी इस विषय की जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए। बाकी जितने विषय पर मैं पढ़ाऊँगा सबके मैं अच्छे से कराऊँगा आपको। जितना भी वक्त लगेगा वो सिर्फ मेरा लगेगा इस लेक्चर को डिलीवर करने में, आपको समय नहीं लगेगा इसको समझने में। ठीक है, एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलेगा वो आपको एक क्रम में, एक एक सीरियल जो होता है ना किसी चीज़ का सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में समझाते चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शैशवावस्था में बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति मतलब इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। इस एज में बच्चा क्या करता है, आपसे बहुत सारे सवाल करता है। ठीक, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है और जब जन्म होने के बाद में वो कुछ नहीं जानता है, जन्म लेने के साथ में ही बच्चा कुछ नहीं जानता है, ना बोलना जानता है वो। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो वो क्वेश्चनिंग करता है, ढेर सारे सवाल पूछता है। कुछ भी होगा उसके हाथ में या आपके हाथ में, पूछेगा ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, फिर पूछता है कि ये क्या है। ठीक है, एक बार बता देंगे आप तो फिर से पूछेगा,
मतलब वो जानना चाहता है, उसमें जानने की इच्छा या जानने की प्रकृति इसमें पाई जाती है शैशवावस्था में। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति या क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर होती है इस एज में, शैशवावस्था में। और जो कल्पना की अगर हम बात करें, इस एज में जो कल्पना होती है, इमेजिनेशन बच्चे में नहीं होता है, इसमें कल्पना नहीं पाई जाती। कल्पना का बहुत कम मात्रा या सीमित मात्रा में कह सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड जो है इसमें इमेजिनेशन होता है बच्चे में शैशवावस्था में। ठीक है, कल्पना जो बहुत ज़्यादा होती है वो किशोरावस्था में आती है। ठीक है, कल्पना का बाहुल्य जो होता है, मैक्सिमम जो इमेजिनेशन करता है बच्चा वो किशोरावस्था में करता है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी एज में बच्चा जैसे एरोप्लेन देखता है, उसको एरोप्लेन उड़ते देखता है तो खुद भी सोचता है, खुद एरोप्लेन बना करके उड़ा सकता है वो पेपर वाले, उस तरह से। एक और पॉइंट बताया था, सीखने की जो क्रिया होती है इसमें बहुत तेज़ी आती है। शैशवावस्था में सीखने की ज़बरदस्त तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, तो जितनी तीव्र गति जो शैशवावस्था में होती है, उतनी तीव्र गति विकास की किसी भी अवस्था में नहीं होती है, ये सीखने की, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या होता है, एक तरीके से जब छोटा सा शिशु होता है वो दूसरों पर निर्भर करता है। कैसे करता है? जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, ना कुछ खा सकता है खुद से लेकर, ना खुद से स्नान कर सकता है, ना ही खुद से कपड़े पहन सकता है, और पूरी तरह से क्या होता है, वो अपने माता पिता पर ही निर्भर होता है इन कार्यों के लिए। एक तरीके से जब उसको भूख लगती है तो वो रोना शुरू करता है, तो उसकी माँ आती है, उसको खाना खिलाती है। ठीक है, खुद से खाना नहीं खा सकता वो। इसलिए क्या है, शैशवावस्था में बच्चे की क्या होती है, माता पिता पर निर्भरता होती है या दूसरों पर या उसकी फैमिली के मेंबर्स पर निर्भरता होती है। इसमें एक पॉइंट भी है कि दूसरे शिशुओं के प्रति उसकी रुचि होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, शिशु है एक, तो छोटे शिशुओं में दूसरे जो छोटे शिशु होते हैं उनके प्रति एक तरीके से रुचि पाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे के पास आता है तो उससे वो डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, तो दूसरे बड़े व्यक्तियों पर जो है वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं बच्चे। लेकिन एक छोटा शिशु, एक दूसरा छोटा शिशु होता है, एक दूसरे के प्रति वो रुचि रखते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, क्या करता है, शैशवावस्था में शिशु क्या करता है, नकल करता है। किसकी? जैसे वो अपनी फैमिली में बड़ों को करते हुए देखता है, खुद भी वैसा ही करने लग जाता है। मान लीजिए, ठीक है, जैसे घर में कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता आजकल क्या होता है, फ़ोन कर रहे होते हैं तो बच्चा भी फ़ोन को लेकर के हेलो हेलो इस तरह से वो एक एक्ट करता है उसकी तरह, यानी कॉपी करता है। इसको बोलते हैं अनुकरण करना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आपको नॉइज़ लग रहा होगा, इसको अवॉइड करिए। यानी बच्चा इस एज में क्या करता है, नकल करके सीखता है, अनुकरण यानी इमिटेशन के द्वारा सीखता है। इस एज में बच्चे में जो है, शैशवावस्था में बच्चे में क्या होती है, दोहराने की प्रवृत्ति यानी रिपीटेशन करता है वो बच्चा जो है, भाषा को रिपीट करके सीखता है। जैसे सामने वाला करता है वैसे ही जब बोलता है, वैसे ही उसको बच्चा भी वैसे ही बोलता है। जैसे जो भाषा सामने वाला बोलेगा, जो शब्द बोलेगा, वैसे ही बच्चा सेम उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। भले ही उससे वैसा बोला नहीं जाए, लेकिन रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा। तो ये इस तरह से बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो जो भी शब्द बच्चा सबसे पहले सुनता है, अगर माँ उसको सिखा रही है कि बेटे, बच्चे को सिखाती है माँ 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 बोलना या पापा बोलना, तो बच्चा वैसे ही दोहराने की कोशिश करता है। और जिन शब्दों को बच्चा अपने बड़ों से सुनता है, अपनी फैमिली में सुनता है, उनको वो दोहराता है, और दोहराते दोहराते वो भाषा उसमें आने लगती है, यानी भाषा का विकास बच्चे में हो जाता है। तो इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, वो अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। संवेदनाएं क्या होती हैं? संवेदना का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो उसके पास ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, मतलब जो उसके सेंस होते हैं। जैसे एक छोटा सा शिशु क्या करता है, देखकर, सुनकर, छूकर यानी स्पर्श करके या गंध के द्वारा पहचान करता है, स्वाद के माध्यम से सीखता है। तो ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने, तो ये क्या है, संवेदना क्या है, ये समय क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने का समय माना जाता है। इसी एज में वो अतार्किक चिंतन भी करता है, कोई तर्क वितर्क नहीं होता है उसकी बातों में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है वो सीखता है, लर्निंग फ्रॉम सेंसेस। ज्ञानेंद्रियाँ जो है सीखने का द्वार इस अवस्था में मानी जाती हैं। इस एज में जो शिशु होता है, बच्चा होता है, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समय, यानी शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो क्या होता है, स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक एंड सेल्फिश होता है। ऐसा क्यों? स्वकेंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक और स्वार्थी मतलब सेल्फिश। यानी इस एज में क्या करता है शिशु, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है। जो अपनी चीज़ होती है उसके पास में, वो किसी को नहीं दे सकता है। अगर किसी ने उसकी चीज़ छीन ली तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, और ना ही अपनी चीज़ किसी को देता है, और ना ही अपने पेरेंट्स या किसी मित्र की जो है, मित्र नहीं, अपनों की, अपने पेरेंट्स की, खुद की चीज़ें वो दूसरों को देना नहीं एक्सेप्ट करता है।
और यहाँ पर वो एक तरीके से अगर खेल रहा है तो खुद ही खेलता रहता है, यानी उसके मित्र वगैरह, उसकी मित्रता वगैरह नहीं होती है ज़्यादा, खुद में ही मस्त रहता है। तो इसमें मित्रता अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंश पाया जाता है फ्रेंडशिप का, बच्चों में, छोटे छोटे शिशुओं में थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो जैसे बच्चा कोई किसी दूसरे बच्चे से मिलता है तो जहाँ वो उसको मिलता है उसी टाइम पर वो मित्र होते हैं, या बात जैसे भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है उनके बीच में। अगर वो वहाँ से चले जाते हैं उस प्लेस से तो ये मित्रता भी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो मित्रों की संख्या यानी 1 या 2 होती है, और वो भी ना के बराबर ही रहती है। तो 1 या 2 मित्र होते हैं, इसमें ग्रुप फॉर्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है इस टाइम में। संवेग का मतलब होता है इमोशंस। अब यहाँ पे इमोशन को समझेंगे। शैशवावस्था में शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है, इमोशंस को शो करने लगता है। संवेग किसे कहते हैं, 3 शब्द यहाँ डिस्कस करेंगे हम। देखो, पहले बात करेंगे फीलिंग्स क्या होती हैं, भावना किसको बोलते हैं। तो जैसे हम लोग सोच रहे हैं अभी, जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जो भी विचार हमारे आंतरिक रूप से हमारे मस्तिष्क में है, या जो भी विचार हम सोच रहे होते हैं, विचारों के आंतरिक रूप को आप बोलते हैं भावना, फीलिंग्स। यानी वो आपके दिमाग में ही हैं बस, अभी तक आपने उन विचारों को किसी से कहा नहीं है। अगला शब्द हमें मिलता है संवेग यानी इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, जो भी विचार अभी आंतरिक रूप से आपके मस्तिष्क में थे, जो दिमाग में थे, अगर उन विचारों का आप बाह्य प्रदर्शन करते हैं, यानी उन विचारों को अगर आप किसी दूसरे के सामने रख देते हैं, तो वो आपके इमोशंस कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। तो इस अवस्था में संवेग का प्रदर्शन करता है बच्चा, शिशु। तो इसको कहेंगे, संवेग को कहेंगे विचारों का बाह्य प्रदर्शन। एक शब्द है बेसिक इंस्टिंक्ट, या सिंपली आप कह सकते हैं इंस्टिंक्ट। इसको बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। इसको हम ये क्या होता है एक्चुअली, जो विचार हैं, विचारों का क्रियात्मक रूप कहलाता है ये। चलिए इसको समझिए, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, विचारों का क्रियात्मक रूप। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं आज का। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, प्रेम करते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं उससे कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये आपके दिमाग में है, कभी आपने उसको कहा नहीं, कभी इस चीज़ को उसके सामने बोला नहीं, उजागर नहीं किया। तो ये क्या है, आपके विचारों का आंतरिक रूप है। ये कहलाएगी आपकी फीलिंग्स, यानी आपकी भावनाएं कहलाएंगी ये। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, ये विचार को आप जिससे प्रेम करते हैं उसको बोल देते हैं, यानी उसका बाह्य प्रदर्शन कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। तो जब आप सामने वाले से इन विचारों का प्रदर्शन करते हैं तो ये इमोशंस कहलाते हैं, यानी संवेग कहलाते हैं। यानी जो आंतरिक विचार आपकी ज़बान पर आए थे वो आपके इमोशंस में बदल गए। या इसी एक्टिविटी के बाद में जब उसने बोल दिया, बोलने के बाद में कोई और, जैसे कि कोई एक्टिविटी के थ्रू उसको बताने लगे, जताने लगे उस प्रेम को, तो वो क्या है, एक मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट कहलाएगा। जैसे घुटनों के बल बैठ करके प्रपोजिंग स्टाइल जो होता है, वही आप उसको बोल सकते हैं। ये एक्शन में आ गया अब, यानी क्रियात्मक रूप हो गया। मूवीज़ वगैरह में सब आप देखते हैं। या इसकी जगह पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए आपने बोल दिया प्रेम करते हैं, और एक जो है हक किया, यानी गले से लगाया, तो ये उसका क्रियात्मक रूप कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की जो ये इमोशंस, संवेग और ये एक दूसरे से क्या है, ये स्टेप्स हैं, ये सीक्वेंस है। इसके ऑपोजिट समझते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति मान लीजिए क्रोध भी होता है हमें, ठीक है, तो हमें डर भी होता है, हमारे अंदर डर भी रहता है। तो ये क्या है, मान लीजिए किसी से आप डरते हैं, ठीक है, तो ये डर आपके दिमाग में होता है। तो ये क्या है, विचारों का आंतरिक रूप है। किसी के खिलाफ आपको जो बहुत गुस्सा है, आपके दिमाग में है, आप वो गुस्सा निकाल नहीं पाए, तो ये क्या है, ये फीलिंग है। जब वो क्रोध अंदर था, अब उस क्रोध का प्रदर्शन कर दिया आपने, क्रोध बाहर दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं आप, तो ये कहलाएगा क्या, आपका संवेग। और जब क्रोध आया आपको, क्रोध आने पर आपने उसको, किसी को चांटा मार दिया आपने, सामने वाले को जिस पर आपको क्रोध आ रहा है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, क्रियात्मक रूप। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं, प्रेम का भी, क्रोध का भी। तो ये मूल प्रवृत्ति कहलाती है, लास्ट वन। ऐसे ही होता है शिशुओं के अंदर। तो शिशु क्या करता है, अपने इमोशंस को, अपने संवेग को प्रदर्शित करता है, यानी बाह्य प्रदर्शन करता है। गुस्सा दिखाता है शिशु। अगर शिशु को कोई चीज़ अगर आप दोगे तो वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आने लगते हैं, एक्सप्रेस करने लगता है अपनी खुशी को। वो कोई शब्द वो बोल भी सकता है। अगर वो दुखी है, परेशान है, तो वो मुंह बना लेता है, बाह्य प्रदर्शन कर रहा है एक तरीके से। तो ये क्या है, संवेगों का प्रदर्शन होता है उसके द्वारा शिशु के। यानी हम कह सकते हैं मूल जो उसका व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है उसका, यानी बेसिक इंस्टिंक्ट पर होता है। जैसे क्रोध है, क्रोध था उसको, तो ये क्या था, संवेग। क्रोध आने पर उसने चांटा मार दिया, यानी मूल प्रवृत्ति पर जो है उसने एक तरीके से क्या कर दिया, व्यवहार में ले आया उसको। ठीक है, शिशु जो है कुछ नहीं देखता है, सीधे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को अपना लेता है। यानी कोई मेहमान अगर आता है तो उसको भी वो चांटा मार सकता है, आपने देखा ही होगा, आपको भी मार सकता है वो। इस समय में उसमें नैतिक और सामाजिक भावना का
अभाव होता है। तो शैशवावस्था में शिशु में ना तो वो सामाजिक होता है ना ही वो असामाजिक होता है। दूसरा, वो कहानियाँ सुनता भी है और कहानियाँ सुनाता भी है इस अवस्था में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। 2 वर्ष की अवस्था तक जो शिशु है वो अपना मलमूत्र जो है मलमूत्र के विसर्जन के लिए संकेत भी देने लगता है, और 4 वर्ष तक का जब वो होता है तो मलमूत्र का विसर्जन पर वो खुद भी कंट्रोल कर सकता है। और एक बच्चे के लिए भाषा सीखने के जो कौशल का जो क्रम होता है वो क्या क्या माना जाता है, आपने सुना है, पढ़ा है, ये है LSRW, यानी किस ऑर्डर में सीखता है, मतलब किस ऑर्डर में चलता है ये भाषा का विकास। उसमें भाषा सीखने का जो क्रम है वो है LSRW, यानी लिसन, ये आप जानते हैं, आगे डिस्कस कर रहे होंगे। लिसन के बाद आता है स्पीक, के बाद आता है रीड या रीडिंग, के बाद आता है राइट। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो आगे भी बहुत कुछ है बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए। अब बताइएगा, ये लेक्चर आधे घंटे का हो गया है, इससे पिछला हमने बहुत कम समय का लिया था। ठीक है, तो ये बताइए शैशवावस्था आपको पूरी तरह से समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसको इसी तरह से पढ़ना है या फिर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है? तो भाई CTET के लिए भी है ये, UPTET के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है, कहीं भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। अभी आपको थ्योरी एक बार बेसिक फाउंडेशन आपकी सही कर देते हैं, उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर की भी, मॉडल क्वेश्चंस की भी। मैंने कहा था रिस्पांस आपका अच्छा होना चाहिए वीडियोस पर, कोर्स पर। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को करिए, अभी कर नहीं रहे हो आप। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ मैं भी कोशिश नहीं करूँगा अभी आगे। ठीक है, ये मेरी पहली शर्त रहती है किसी भी कोर्स को कराने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को कवर कराने से पहले। ठीक है, जब जब आपका इंटरेस्ट रहता है, बना रहता है सब्जेक्ट में, तब तक हम पढ़ाते हैं। इंटरेस्ट आपका ख़त्म होता है तो वैसे ही उसको भी हम कोलैप्स कर लेते हैं। चलिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा। और लाइव सेशन के लिए कुछ कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं, अब भी रुकिए, आ जाएंगे लाइव भी, अब लाइव ही आने की तैयारी है। बट आप लोग प्रेजेंस तो बढ़ाइए अपनी, तभी तो लाइव आएंगे, ऐसे कैसे लाइव आ जाएँ हाँ, इतने कम बच्चों पर ही। चलिए, थैंक यू सो मच।